1997 में पाकिस्तान में एक ऐसा वक्त भी आया जब मुल्क एक और सुप्रीम कोर्ट्स दो थीं। दो चीफ जस्टिस एक दूसरे के खिलाफ फैसले दे रहे थे और फिर वो दिन भी आया जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया गया। दो सुप्रीम कोर्ट्स एक दूसरे के खिलाफ क्यों फैसले दे रही थीं? पाकिस्तान में 5 हुकूमतें तोड़ने वाली आईनी शिक को कैसे खत्म किया गया? मैं हूं फैसल वड़ैच और देखो सुनो जानो की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सीरीज में हम आपको यही सब दिखाएंगे। नवाज शरीफ दूसरी बार वजीर आजम बने तो इस हुकूमत ने अपना आगाज बड़े बड़े दावों से किया, जैसे कशकोल तोड़ देंगे, सर से पांव तक एहतसाब करेंगे, किसी करप्ट अफसर को माफ नहीं करेंगे और कौमी खजाना भर देंगे। उन्होंने एक गाड़ी इस्तेमाल करने का ऐलान किया, शादी के खानों पर पाबंदी लगाई और वन डिश को कानूनी तौर पर लागू किया। पाकिस्तान में जुमा की हफ्तावार तातील खत्म करके एतवार को छुट्टी नाफिज की गई, जबकि सियासतदानों के बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी का ऐलान भी किया गया। ये सब इक़दामात वो इसलिए कर रहे थे कि मुल्क के मुआशी हालात एक बार फिर खराब थे। IMF से कर्ज के लिए मुज़ाकरात की बातचीत चल रही थी और उनकी शराइत नरम रखने के लिए ज़रूरी था कि मुल्की ख़जाने की हालत कतरे बेहतर हो। ऐसे में सिर्फ कफ़ायत शारी ही नहीं अपनाई जा रही थी, बल्कि मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों से कर्ज उतारो मुल्क सवारों के नारे के तहत चंदा भी मांगा जा रहा था। इस चंदे के लिए सबसे पहले वजीर आजम ने अपने खानदान से 1 करोड़ रुपए जमा करवाए, फिर पाक फौज के जवानों और अफसरों ने तनख्वाह इसी फंड में जमा करवाई। यूं देखते ही देखते बैरून मुल्क से भी पाकिस्तानियों ने अपने वतन की मोहब्बत में $15 करोड़ भिजवा दिए। कर्ज उतारो मुल्क सवारो स्कीम में अवाम ने तकरीबन 150 अरब रुपए जमा करवाए थे। बहरहाल रिकॉर्ड के लिए बताते चलें कि यह एक नाकाम स्कीम थी जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। यहां तक कि जिन लोगों ने डॉलर्स बैंकों में कर्जे हसना की शक्ल में जमा करवाए थे वो भी उन्हें वापस नहीं मिले। बहरहाल इब्तिदा में यह हुकूमत बहुत मजबूत कदमों पर खड़ी थी और पाकिस्तान में 9 साल बाद एक सियासी इस्तेहकाम महसूस हो रहा था, इसलिए स्टॉक मार्केट भी तेजी से ऊपर की तरफ गई। वजीर आजम के हलफ से एक दिन पहले सरमायाकारी में 12.5 अरब रुपए का इजाफा हुआ। यह एक ऐसी हुकूमत थी जिसको किसी दूसरी इत्तेहादी पार्टी को वजारतें देकर खुश करने की हाजत नहीं थी, इसलिए वजीर आजम ने एक छोटी काबीना रखी जिसमें सिर्फ 7 वज़रा थे, अगरचे बाद में इनकी तादाद में इजाफा किया गया। ये काम तो हो रहे थे, लेकिन साथ साथ इस हुकूमत का सबसे ज्यादा जोर साबिक हुकूमत की मुबैना करप्शन पकड़ने और उस हुकूमत को बददियानत साबित करने पर था। नवाज शरीफ को साबिक हुकूमत से इतनी बदएतमादी थी कि उन्होंने बेनजीर दौर में किए गए आलमी मुआहदों पर नजरसानी का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ ही नहीं, बेनजीर भुट्टो और इमरान खान भी नवाज शरीफ पर एतमाद नहीं करते थे और उन्हें धांधली वाला वजीर आजम समझते थे। इमरान खान और बेनजीर भुट्टो दोनों फौज पर इल्जाम लगा रहे थे कि उन्होंने ठप्पे लगाकर नवाज शरीफ को वजीर आजम की कुर्सी पर बिठाया है, जिस पर आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत ने खुलकर वजाहत दी कि फौजी जवानों के पास ना तो मोहरें थीं और ना ही उन्होंने ठप्पे लगाए। लेकिन अपोजिशन कहां मानती थी। बेनजीर भुट्टो पर पार्टी दबाव था कि वो मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज की कॉल दें, लेकिन वो कहती थी कि जो वजीर आजम को लाए हैं वही उनसे मुल्की हालात ठीक करवाने की जिम्मेदारी भी पूरी करवाएं। मैं किसी की गेम खेलने को तैयार नहीं। ये सब काम करने के बाद नवाज शरीफ ने बेनजीर भुट्टो के साथ मिलकर हुकूमत के सर पर 12 साल से लटकती तलवार को हटा दिया। आइन की शिक 58(2) भी खत्म कर दी गई। अपोजिशन लीडर बेनजीर भुट्टो इस शिक के खात्मे पर बहुत खुश नजर आ रही थीं, क्योंकि अब वो सदर जिसे उन्होंने सदर बनाया था, जिसे वो अपना भाई कहती थीं और जिसने उनकी असेंबली तोड़ी थी, वो एक रबड़ स्टंप से ज्यादा अहमियत नहीं रखता था। आइन में इस तब्दीली को 13वीं आइनी तरमीम के नाम से याद किया जाता है। इस तरमीम के बाद अब वजीर आजम हुकूमत का मरकज और ऐवान सदर एक रस्मी ओहदा रह गया था।
अब नवाज शरीफ अमलन एक डिक्टेटर थे। उस वक्त जब वजीर आजम के लिए अपोजिशन कोई मसला खड़ा कर सकती थी और ना सदर मुमलिकत, तो ऐसे में चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह और नवाज शरीफ दोनों एक दूसरे के लिए मसला बन गए। दो इदारों के आपसी इख्तलाफात का नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान में वो अजीबो गरीब दिन भी आया जब मुल्क में दो सुप्रीम कोर्ट्स बैक वक्त काम कर रही थी। हुआ यह कि नवाज शरीफ ने हुकूमत संभाली तो फिरका वाराना दहशतगर्दी और बम धमाके हो रहे थे। नून लीग के ख्याल में बहुत से दहशतगर्द कमजोर अदालती निज़ाम की वजह से बच जाते थे और अक्सर रिहा होकर दोबारा दहशतगर्दी फैलाने जैसी सरगर्मियां शुरू कर देते थे। वजीर आजम के नज़दीक इसका हल था स्पेशल एंटी टेररिज्म कोर्ट्स, यानी ऐसी खसूसी अदालतें जो दहशतगर्दी के मुकदमात के जल्दी फैसले कर सकें। नवाज शरीफ ने ये अदालतें कायम करने के लिए पार्लियामेंट से एंटी टेररिज्म एक्ट पास करवाया, लेकिन इस एक्ट में एक मसला था। मसला यह था कि एंटी टेररिज्म कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं थी, यानी खसूसी अदालतों के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए नहीं लाया जा सकता था। इससे खदशा था कि ये अदालतें सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं। चुनाचे चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने खसूसी अदालतों को गैर कानूनी करार दे दिया। ये वजीर आजम और चीफ जस्टिस में पहली दरार थी। इसके कुछ ही देर बाद नवाज शरीफ और चीफ जस्टिस की दूसरी चपकलश सुप्रीम कोर्ट में नए जजों के मामले पर हुई। सज्जाद अली शाह सुप्रीम कोर्ट में अपनी मर्जी के 5 जजेस लाना चाहते थे, लेकिन नवाज शरीफ को इस पर एतराज था क्योंकि वो उन 5 में से कुछ जजेस को पसंद नहीं करते थे और वो उन्हें तब्दील करना चाहते थे। मगर चीफ जस्टिस यहां भी अपनी बात मनवाने में कामयाब रहे। ये मामला पाकिस्तानी अदलिया की तारीख के अहम तरीन मामलात में से एक था। इन दो वाकयात के बाद वजीर आजम और चीफ जस्टिस में मुस्तकिल तनाव पैदा हो गया। इस तनाव में चीफ जस्टिस की हमायत सदर मुमलिकत फारूक लगारी कर रहे थे, जबकि पार्लियामेंट वजीर आजम के साथ खड़ी थी। फिर एक वाकया हुआ जिससे नवाज शरीफ और चीफ जस्टिस में जारी तनाव ने खुली जंग की शक्ल इख्तियार कर ली। हुआ यह कि नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट में 14वीं आईनी तरमीम पास करवाई। ये तरमीम पार्टी हेड्स को ये इख्तियार देती थी कि अगर उनका कोई मुंतखब रुकने असम्बली इलेक्शन जीत कर अपनी वफादारी तब्दील करता है तो पार्टी कायद उसकी रुकनीत मुअत्तल कर सकता है, यानी फ्लोर क्रॉसिंग पर रुकने असम्बली नाअहल किया जा सकता था। सज्जाद अली शाह ने इस तरमीम को भी गैर आईनी करार देकर मुस्तरद कर दिया। इस बात पर इतना तूफान उठा कि मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गया। अब वजीर आजम खामोश नहीं रहे। उन्होंने पार्लियामेंट में कह दिया कि चीफ जस्टिस का इकदाम गैर आईनी और गैर कानूनी है। उनके इस बयान को सज्जाद अली शाह ने तौहीन अदालत करार देकर वजीर आजम को तलब कर लिया। नवाज शरीफ मुसलसल 2 रोज इस मुकदमे में अदालत में पेश हुए। उन्होंने माफी तो नहीं मांगी, लेकिन तहरीरी बयान जमा कराया कि उन्हें अपने बयान पर अफसोस है। लेकिन चीफ जस्टिस सिर्फ इस बयान पर छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी रखी। इस दौरान आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत ने मुदाखलत की और तौहीन अदालत की कार्रवाई को 1 हफ्ते के लिए रुकवा दिया। लेकिन इस 1 हफ्ते के दौरान पहले कोयटा और फिर पेशावर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में 2 पिटीशंस फाइल हुई कि चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह की तकर्री ही गैर कानूनी थी, क्योंकि जब 3 साल पहले उन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया तो वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज नहीं थे। कोयटा और पेशावर बेंचों ने चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह की तकर्री मुअत्तल करते हुए उन्हें काम से रोकने के अहकाम जारी कर दिए। चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने भी अपनी अदालत लगाई और अपने खिलाफ दिए गए फैसलों को कलअदम करार दे दिया। यूं सीनियर तरीन जजेस एक दूसरे के आमने सामने आ गए। इसकी वजह हामिद खान, जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर और पीटीआई के नायब सदर रहे हैं, अपनी किताब में ये लिखते हैं कि चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को अदलिया में ज्यादा पसंद नहीं किया जाता था। वो मनमाने फैसलों के आदी थे, इसलिए उनके खिलाफ ये दरअसल एक बगावत थी जो हो गई थी। मामला यहां तक बढ़ा कि पेशावर रजिस्ट्री के जज जस्टिस सईदुज़्ज़मान ने खुद चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां आर्जी तौर पर संभाल लीं। सज्जाद अली शाह ने जस्टिस सईदुज़्ज़मान की ज़ेर सदारत बनने वाली अदलिया को मुस्तरद कर दिया और बतौर चीफ जस्टिस अपनी जिम्मेदारियां जूं की तूं अंजाम देते रहे। अब हाल यह था कि मुल्क में एक नहीं 2 चीफ जस्टिस और 2 सुप्रीम कोर्ट्स थी। दोनों सुप्रीम कोर्ट्स अपनी अपनी काज लिस्ट जारी कर रही थीं।
یہ ایک طرفہ تماشا تھا جو عوام کے لیے سمجھنے کا تھا اور نہ سمجھانے کا۔ اس دوران 28 نومبر کو نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کیس کے دوران نون لیگی ارکان نے عدالت پر چڑھائی کر دی اور ہلڑ بازی کی۔ سپریم کورٹ پر چڑھائی کرنے والوں میں نواز شریف کے وزیر داخلہ چودھری شجاعت حسین کا نام بھی آتا ہے، لیکن چودھری شجاعت حسین اپنی کتاب میں اس واقعے پر لکھتے ہیں کہ وہ نواز شریف کے وزیر داخلہ ضرور تھے، لیکن سپریم کورٹ پر حملے میں وہ نہیں، شہباز شریف ملوث تھے، کیونکہ جن لوگوں نے عدالت عالیہ پر حملہ کیا انہیں قیمے والے نان شہباز شریف نے بھیجے تھے۔ سپریم کورٹ پر حملے کے بعد چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو فوجی کمانڈوز کے پہرے میں گھر پہنچایا گیا۔ اس لڑائی میں چونکہ صدر فاروق لغاری چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ تھے، اس لیے انہوں نے نواز شریف سے کہا کہ آپ کی انتظامیہ ناکام ہو گئی ہے، یعنی چیف جسٹس کو تحفظ دینے میں ناکام ہو گئی ہے۔ جواب میں نواز شریف نے کہا کہ آپ کے انتہا پسندانہ اقدامات بلا جواز ہیں۔ ایسی سخت باتیں جب فاروق لغاری نے بینظیر بھٹو کو کہی تھیں تو بینظیر بھٹو کی حکومت کے خاتمے کا اشارہ تھا یہ، لیکن اب بینظیر بھٹو وزیر اعظم نہیں تھی، 58 ٹوبی والی شک بھی نہیں تھی اور ٹیبلز ٹرن ہو چکے تھے۔ چنانچہ وزیر اعظم نے صدر کے مواخذے کی تحریک قومی اسمبلی میں جمع کروا دی۔ اب وہ صدر جو بیک جنبش قلم ایک منتخب حکومت کو گرا چکے تھے، تنہا تھے۔ انہیں اپوزیشن کی مدد حاصل تھی، نہ آرمی چیف کی اور نہ آئین کی۔ انہیں صرف ایک ایسے چیف جسٹس کی حمایت حاصل تھی جسے اس کے ساتھی ججز نے غیر فعال بنا دیا تھا۔ شاید اسی لیے انہوں نے اسمبلی میں مواخذے کی تحریک سے پہلے ہی چپ چاپ استعفیٰ دیا اور 2 دسمبر کو گھر چلے گئے۔ I have decided to resign from the office of the President of Pakistan. لیکن ان کے ساتھی جج جسٹس سجاد علی شاہ نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا۔ انہیں بھی حکومت نے طویل رخصت پر بھیج کر جسٹس اجمل میاں کو قائم مقام چیف جسٹس بنا دیا۔ بعد میں جسٹس سجاد علی شاہ کو برطرف اور ان کے کچھ فیصلوں کو کالعدم بھی کر دیا گیا۔ اس بار پھر نواز شریف کے ساتھ اپوزیشن لیڈر بینظیر بھٹو بہت خوش تھیں، کیونکہ جب بینظیر بھٹو اپنی حکومت کی برطرفی کے خلاف اپیل لے کر سپریم کورٹ گئی تھیں تو سجاد علی شاہ ہی تھے جنہوں نے صدر فاروق لغاری کے اسمبلیاں توڑنے کے اقدام کو درست قرار دیا تھا۔ تو یوں اب وہ دونوں اشخاص جنہوں نے بینظیر بھٹو کی حکومت ختم کی تھی، 1 سال کے عرصے میں اپنے اپنے عہدوں سے فارغ ہو چکے تھے۔ یوں بھاری مینڈیٹ والی حکومت کا پہلا سال صدر اور چیف جسٹس سے لڑنے بھڑنے کی نظر ہو گیا، جس میں وزیر اعظم بہرحال فاتح رہے۔ اب صدر کی کرسی پر ان کے قابل اعتماد ساتھی رفیق تارڑ موجود تھے، وہی رفیق تارڑ جو 1993 میں نواز حکومت بحال کرنے والے سپریم کورٹ کے بینچ میں بھی شامل تھے۔ اب وزیر اعظم کا اعتماد اور بڑھا اور اتنا بڑھا کہ انہوں نے قومی سلامتی کونسل جو نگران حکومت کے دور میں بنی تھی اس کے اجلاس بلانا بھی بند کر دیے۔ اب وہ تنہا ملک کے بڑے بڑے فیصلے کرنے کے موڈ میں تھے اور ان کی نظر میں ایک ایسا ہی فیصلہ تھا، پاک بھارت دوستی اور تجارت بڑھانے کا فیصلہ۔ یہ دوستی کا فیصلہ میزائلوں کی دوڑ تک پہنچ گیا۔ کیسے؟ اور یہ میزائلوں کی دوڑ ایٹمی دھماکوں تک کیسے چلی گئی؟ امریکہ میں پاکستانی سفیر کو اسرائیلی چیف آف سٹاف نے کیا خفیہ پیغام دیا؟ پاکستان کا طیارہ بلوچستان سے اغوا ہوا اور بھارت کی طرف پرواز کرنے لگا۔ پھر کیا ہوا؟ پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے کی کہانی بھی آپ کو دکھائیں گے، لیکن ہسٹری آف پاکستان کی اگلی قسط میں۔ دیکھو سنو جانو کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم اس سلسلے کو بہتر سے بہتر بناتے چلے جائیں۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔